नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। आज 21 जनवरी का करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला जो समाचार है वो आपका नीति आयोग से है। नीति आयोग ने हाल ही में अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशन फॉर द कम्पिटिटिवनेस रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स को 2020 को जारी किया है और उसमें अलग अलग स्टेट को यहाँ पर रैंकिंग प्रोवाइड की गई है उनके इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसका पहला एडिशन 2019 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था और इस साल का जो 2020 का इनोवेशन इंडेक्स है वो हाल ही में आ चुका है। तो इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो जो लार्ज स्टेट हैं उसको, दूसरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट के आसपास के स्टेट हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है, लास्ट में यूनियन टेरिटरी और जो छोटे राज्य हैं उनको रखा गया है। तो इसमें अगर मेजर स्टेट कैटेगरी की बात करेंगे तो कर्नाटका ने टॉप किया है, पहली रैंक पाई है। इसके साथ में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु आपका थर्ड नंबर पे आया है। इसमें क्या है कि जो महाराष्ट्र था पिछले साल तीसरे नंबर पे था, तो उसने तमिलनाडु को पीछे करके दूसरे नंबर पे आया है। कर्नाटका पिछले साल भी पहले पे था और इस बार भी पहले पे है। नेक्स्ट आपका है कि इसी में है कि अगर बात करें सीरीज़ की साउथ इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो वही आपका टॉप 4 पोजीशन पे है, जैसे कि कर्नाटका पहले नंबर पे, फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना और केरला। ये 4 ऐसे स्टेट हैं जो आपका 4 स्पॉट में है मेजर में, मतलब अच्छे कैटेगरी पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु का सेकंड पोजीशन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि महाराष्ट्र सेकंड पे आ चुका है, लेकिन कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, ये तीनों के चारों जो प्रदेश हैं वो आपका अच्छे स्पॉट पे हैं, ठीक है, मतलब टॉप 5 में है ये 4 स्टेट। ये बड़ी बात है। इससे मतलब समझ में आता है कि हाँ कि साउथ इंडियन स्टेट हैं उनसे सीखना चाहिए इनोवेशन के बारे में। अदर जितने भी बड़े स्टेट हैं जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया या फिर झारखंड हो गया, यहाँ पे कैपेसिटी बहुत है तो उनको यहाँ से सीखा जा सकता है। उसके बाद दिल्ली की रैंकिंग ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग दी गई है विद द चंडीगढ़ मेड बिग लीप सिंस 2019 एंड लैंडेड इन द सेकंड प्लेस दिस ईयर। अब मैंने आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी वाला एरिया और जो छोटे प्रदेशों का एरिया जैसे गोवा वगैरह हो गया, तो उनका इनोवेशन इंडेक्स अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसमें आपका दिल्ली ने टॉप किया है और पिछले साल भी 2019 में भी टॉप पे थी, और चंडीगढ़ आपका सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स अगर स्टेट कैटेगरी की, ये तीसरी कैटेगरी थी, इसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। और जो सेकंड पिछले साल क्या था कि हिमाचल प्रदेश जो थी सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन इस साल आपका टॉप रैंकर बन के उभरी है। इस तरीके से आपका तीनों अलग अलग कैटेगरी की हमने बात कर ली। अगला जो आपका न्यूज़ है कि हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा है जिसमें कि वो जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसको कमलयम के नाम से उसका नाम चेंज करने के लिए, ऑफिशियल नेम चेंज करने के लिए बात कही है। इसमें आप सबसे पहले आप समझिए कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। तो पहली बात ये आपका ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है, और खासकर बात करेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका ड्रैगन फ्रूट का, और एक्सपोर्टर भी कह लीजिए, वो आपका वियतनाम है। तो वियतनाम में आपका इसको सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में फ्रांस से ले आकर के उसको उगाया गया था, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट इज़ ऑल्सो द कल्टिवेटेड इन अपार्ट फ्राम द इट नेटिव लैटिन अमेरिकन, जैसे थाईलैंड हो गया, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और श्रीलंका। मतलब कि ड्रैगन फ्रूट को कुछ अन्य जगहों पे भी, जैसे कि मैंने बताया कि नेटिव अगर ये बात करेंगे तो वो आपका लैटिन अमेरिका का है। इसमें आपका थाईलैंड में मुख्य रूप से पाया जाता है, ताइवान में पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इसराइल में, श्रीलंका में। अब बात करेंगे इंडिया में, कि इंडिया में 1990 में इसको लाया गया था, इसका शुरुआत किया गया था। जिन प्रदेशों में इनकी खेती होती है या फिर इनको प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका हो गया, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पे इसको उगाया जाता है। हाल ही में जो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं उन्होंने ये आग्रह पेश किया है कि इसका नाम जो है कमलयम कर देना चाहिए, तो उसका प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है। नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसको पराक्रम दिवस से मनाने की तैयारी चल रही है। तो नेताजी के जो 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है उसके एक दिन पहले अभी हाल ही में एक नया घटनाक्रम देखने को मिला है। उसके अंतर्गत क्या किया गया है, एक ट्रेन है उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र के नाम पे रखा जाए। तो उसको मैं डिटेल बताता हूँ। डे बिफोर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड द 125th बर्थडे एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन रेलवे रीनेम वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट ट्रेन हावड़ा कालका मेल एज ए नेताजी एक्सप्रेस। अभी हाल ही में आपने सुना नहीं होगा तो आप जान लीजिए कि जो हावड़ा कालका मेल है ये आज की ट्रेन नहीं है, 19वीं सदी से ही चल रही है। मतलब 19वीं शताब्दी में जब आपका
ट्रेनों का विकास हुआ तो आपका बहुत प्राचीन काल से, मतलब 19वीं सदी में 1880 1890 के दशक से ही आपका ये हावड़ा कालका मेल चल रही है। तो इसको अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ सेड दैट द बोस टूक हिज ट्रेन दिस ट्रेन फ्रॉम द गोमा इन द बिहार आफ्टर द एस्केपिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ कोलकाता 1941। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो वहाँ से जब सुभाष चंद्र बोस भागे थे तो वो आपका इसी ट्रेन से होकर के बिहार पहुँचे थे। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि डीआरडीओ से संबंधित न्यूज़ है। उसने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से एक टाइप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एंटर्ड इनटू द फ्रेमवर्क एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। इन दोनों ने मिल करके एक एमओयू को साइन किया है, जिसमें टू स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन ऑफ सस्टेनेबल जियो हज़ार्ड मैनेजमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़कों के बीच में भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ आ जाना, ठीक है, या फिर तूफान आ जाना, तो उसकी वजह से बिजली के तार टूट जाते हैं, सड़कों के किनारे आपका मलबा जमा हो जाता है। तो उन सभी के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, जियो हज़ार्ड मैनेजमेंट जो है, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए और उसको तकनीकी ढंग से और उत्कृष्ट बनाने के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने डीआरडीओ के साथ तकनीकी समझौता किया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डीआरडीओ डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट इज़ वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ की आप जानते हो कि कई छोटी छोटी सब्सिडरी बॉडी होती है, तो उसी तरीके से डीआरडीओ की एक बॉडी है डीजीआरई, उसका फुल फॉर्म है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। वो आपका इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए उसमें प्रयास कर रही है। नेक्स्ट आपका है कि फिफ्थ डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग जो है डीएमडी इंडिया और सिंगापुर के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ और वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ, 20 जनवरी 2021 को हुआ। सो इसमें क्या हुआ कि मिनिस्टर्स वर प्लीज्ड दैट द इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी जो सक्सेसफुली अभी कंडक्ट किया गया था। अब इसमें आप जानते हो कि बाईलेटरल हो गया, ट्राईलेटरल हो गया, फिर मल्टीलेटरल हो गया, तो इसमें अलग अलग तरीके के सैन्य अभ्यास होते रहते हैं आपका इन दोनों देशों के बीच में। और हमारे रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे हैं सिंगापुर और इंडिया के बीच में। तो इसमें ये कहा गया कि अभी हाल ही में जो राजनाथ सिंह थे, ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हाल ही में जो आपका सिंगापुर के साथ नेवी एक्सरसाइज संपन्न हुआ, जिसको 27th एडिशन सिम्बेक्स का माना गया। तो 27वां एडिशन सिंगापुर इंडिया मरीन बाईलेटरल एक्सरसाइज जो थी, मतलब एक्सरसाइज कई तरीके से हो सकती है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज क्या है, क्या दो लोग का है? नहीं, वो मल्टीलेटरल है। इसी तरीके से अगर सिम्बेक्स की बात करेंगे तो सिंगापुर इंडिया का जो मरीन बायोलेटरल एक्सरसाइज है, तो ये आपका केवल 2 देश से शामिल है। तो इनका जो सफलतापूर्वक नेवी का एक्सरसाइज हुआ है, उसको उस पर खुशी जाहिर की है राजनाथ सिंह जी ने। इसके साथ में आपका हाल ही में 2nd एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज जो आपका सिटमेक्स हुआ है, मतलब 2 अलग अलग एक्सरसाइज हुई थी जो कि नवंबर 2020 में हुआ है, उस पर उन्होंने उस चर्चा की और उसकी सफलता के लिए खुशी जाहिर की। तो ये आपको कई बार एग्जामिनेशन पूछता है कि कौन सी एक्सरसाइज पर्टिकुलर किन 2 देशों के बीच में किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को दिखाता है और ये ज़रूरी भी होता है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ₹5,281.94 करोड़ फॉर द 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, मतलब कि पन विद्युत परियोजना है। आप जानते होंगे कि विद्युत उत्पादन करने की कई विधियाँ होती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इसी तरीके से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, कुछ आपका न्यूक्लियस पावर प्लांट होते हैं, कुछ गैसियस बेस्ड आपका पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। तो इसमें आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, 5,281 करोड़ रुपए से बनने वाला 850 मेगावाट का रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, उसको अभी हाल ही में अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जॉइंट वेंचर किसका किसका है। ऐसा होता है ना, जैसे आजकल गवर्नमेंट ज़्यादातर पीपीपी मॉडल में काम कर रही है, या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक कंपनियां कोलैब करके काम करेंगी। इससे भी हाल ही में उन्होंने डीआरडीओ और उसको देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन को। इसी तरीके से इसमें आपका जो इस जॉइंट वेंचर को कौन कौन कर रहा है, इसमें एक आपका जॉइंट वेंचर कंपनी है जेवीसी। कैसे बनी है? टू इनकॉर्पोरेट बिटवीन द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी है, और उसके साथ में कौन कोलैब कर रहा है? जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, JKSPDC। तो ये आपका कोलैब कर रही है 49% के साथ में, और 51% शेयर जो है वो आपका NHPC का है, नेशनल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। आप ये भी रूल जानते हो कि जिसके पास 51 या 51 से अधिक का शेयर होता है, मालिकाना हक उसी का होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है एनएचपीसी के पास रहेगी, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी 49% आपका यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड द 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर द नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जानते हो कि स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अभी आपका 5वीं सालगिरह मनाएगी। सालगिरह का मतलब है कि 5 साल उसके संपूर्ण रूप से पूरा होने पे गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम चलाई है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्टार्टअप इंडिया को और स्ट्रेंथन करने के लिए हाल ही में एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है जिसको नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने 28 अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको वहाँ पे शामिल किया है, मेंबरशिप दी है। ये आपका 2 साल का मेंबरशिप होगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इसको अभी ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जा रहा है। मतलब ये फर्स्ट बार ऐसा है कि जब आपका NSAC के अंतर्गत, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के अंतर्गत 28 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। अब इसमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि बात करूँगा तो बायजूस आपने सुना होगा, तो उसके जो चेयरपर्सन है, CEO हैं बायजू रविंद्रन, उनको शामिल किया गया है। ओला का आपने नाम सुना होगा, तो ओला के को फाउंडर भाविश अग्रवाल को शामिल किया गया है। कलारी कैपिटल मैनेजिंग डायरेक्टर वानी कोला को शामिल किया गया है। इसी तरीके से सॉफ्ट बैंक इंडिया कंट्री हेड मनोज कोहली को यहाँ पे शामिल किया गया है। ऐसे इसी तरीके से 28 बड़े नाम हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को स्टार्टअप के लिए कौन से नए चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, या फिर वो एडवाइस करेंगे कि हमें किस तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करना है जिससे कि अधिक से अधिक FDI आए, अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके। तो इस बारे में वो आपका ये जो कमेटी है वो एडवाइस करेगी। नेक्स्ट आपका है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड हैज़ कंस्टिट्यूटेड द काउंसिल ऑन द January 21, 2020। इसको 21 जनवरी 2020 को बनाया जा रहा है। और इसको कौन सा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बना रहा है, तो आप समझिएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो आपका इस कमेटी को बना रहा है। इस कमेटी को चेयर कौन कर रहा है, इस काउंसिल को चेयर कौन कर रहा है, तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी इसको चेयर कर रहे हैं। अगर इसका टर्म की बात करेंगे, जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका टर्म एंड कंडीशन क्या है, मतलब कि कितने साल के लिए इनकी नियुक्ति हो रही है, तो ये जो मेंबर्स होंगे वो आपका 2 साल के लिए होंगे इस काउंसिल के अंतर्गत। उसके बाद में जो भी आपका फ्रेमवर्क स्थायी तौर पर तैयार होगा उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये तो अभी फर्स्ट बार है। नेक्स्ट आपका है कि RBI हैज़ रिटेन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, इसके साथ साथ HDFC, इन तीनों बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIB बैंक के तौर पे चिन्हित किया गया है। और इनको उस कैटेगरी में रखा गया है कि टू बिग टू फेल, मतलब ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि इनके फेल होने की संभावना नहीं है। तो इस कैटेगरी में भी हाल ही में भारत ने 3 अपने बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक के तौर पे चिन्हित किया है। कौन कौन सी बैंक है, एक तो आपका सरकारी बैंक है RBI, इसके साथ में आपका RBI ने मतलब अपॉइंट किया SBI, पहला आपका SBI हो गया, 2 आपका प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जैसे कि ICICI और HDFC, ठीक है। अब इसमें इनको कैटेगरी में रखा गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू बिग टू फेल, व्हाट इज द मीन बाय टू बिग टू फेल, एंड इसको DSIB, एक आपका इंटरनेशनल SIB होता है, लेकिन अभी डोमेस्टिक SIB की हम बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक SIB की कैटेगरी में ICICI, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसमें रिजर्व बैंक हैज़ इशूड द फ्रेमवर्क फॉर द डीलिंग विद द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इन जुलाई 22, 2014। अब RBI ने एक फ्रेमवर्क जारी किया था जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक की सूची जो है आपका जुलाई 22, 2014 से जारी करना शुरू किया था। सो DSIB फ्रेमवर्क जो है रिक्वायर्स द रिजर्व बैंक टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द बैंक्स डेजिग्नेटेड एज द DSIB स्टार्टेड फ्रॉम द 2015। 2015 से DSIB का जो डेजिग्नेशन है वो आपका बैंकों को दिया जाता है, एंड प्लेस दीज बैंक्स इन द अप्रोप्रिएट बकेट डिपेंडिंग अपॉन देयर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर्स। इनका सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर SIS स्कोर के आधार पर यह तय किया जाता है कि उनको इस कैटेगरी में, इस बकेट में रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो कुछ उनके फ्रेमवर्क होते हैं, कुछ मानक होते हैं, अगर उसको जो भी कंप्लीट करता है तो DSIB का उसको टैग दिया जाता है। ये आपका जो फ्रेमवर्क है 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि टू इम्प्रूव द टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन द हिली एरिया, पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है कि हैज़ रिसेंटली साइंड इन द एग्रीमेंट विद द हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड लिमिटेड HPESEBL के साथ में शिमला में एक आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ 500 किलोमीटर्स ऑफ OPGW टेलीकॉम नेटवर्क। इसमें
आपका OPGW के टेलीकॉम नेटवर्क को शिमला में यूटिलाइज़ करने की बात कही गई है। 500 किलोमीटर लंबा ये फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ये आपका पाइपलाइन तैयार की जाएगी। सो पावर ग्रिड की बात करेंगे तो ये एक आपका महारत्ना कंपनी है, और मतलब आप जानते हो ना, नवरत्ना, महारत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 कंपनियाँ, जितने भी सरकारी कंपनियाँ होती हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उनके बिजनेस के हिसाब से इनकी कैटेगरी डिवाइड की जाती है, ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर के हिसाब से। तो इसको महारत्ना कैटेगरी में रखा गया है। ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है इंडिया में जो कोई भी PSU के लिए। तो पावर ग्रिड आपका ये CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। मतलब एक तो पहली बात आप ये समझिए कि आपका क्या है, ये पावर सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। ये एक महारत्ना टैग्ड कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, और इसको सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के तौर पे भी आपका इस कंपनी को जाना जाता है। सो दिस लेयर ऑफ द इसमें क्या होता है कि जो पाइपलाइन जाती है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर जैसा ही होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से हम आपका इंटरनेट मुहैया कराते हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपका ये वायर पूरी बिछाई जा रही है, उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। 500 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। सो दिस लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम एंड द स्टील वायर सर्व टू कनेक्ट द टावर टू द ग्राउंड। इसमें क्या होगा कि आप जानते हो कि टेलीकॉम के लिए आपका टावर लगाए जाते हैं जगह जगह पे, तो वो जो टावर होगा वो आपका पाइपलाइन के माध्यम से होगा, जिसमें कि एल्यूमिनियम और स्टील का वायर भी लगे होंगे लेयर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आपका छोटे छोटे दो न्यूज हैं। एक आपका है एयरटोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के हिसाब से जो इंडिया का प्लेस है वो आपका 61st पोजीशन इसको मिला गया है। नेक्स्ट आपका है कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्क्लोज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट लाइफ साइज्ड पिक्चर ऑफ द वाइल्ड पिग दैट वाज पेंटेड एट लीस्ट 45500 ईयर्स अगो द इंडोनेशिया। अभी हाल ही में जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं इंटरनेशनल तौर पे उसकी बात करेंगे, तो ये इंडोनेशिया में आपकी अब तक की सबसे पुरानी पिक्चर, लाइफ साइज्ड पिक्चर, आपसे पूछेगा किस तरह की है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवंत पिक्चर है आपका। लाइफ साइज पिक्चर मतलब क्या हुआ कि हूबहू ऐसा ही उसी उसी फ्रेमवर्क में, उसी रेशियो में दिखना जिसमें कि एक्चुअली में मनुष्य होता है या जीव जंतु होते हैं। तो लाइफ साइज पिक्चर जो है आपका एक गुफा में प्राप्त हुई है, और इसको सबसे ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट बताया जा रहा है। मतलब केव आर्ट की फॉर्म में अगर बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे पुराना बताया जा रहा है, उसको डिस्क्लोज़ किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये आपका 45,500 साल पहले का बताया जा रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इस तरीके से आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।